नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में जो हमारा राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख जो सिद्धांत है, राज्य का उद्भव किससे हुआ, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें हमारे सिलेबस में राज्य की उत्पत्ति का एक दैवीय सिद्धांत दिया हुआ है और राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत इतने दिए हैं, जिनके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम राज्य क्या है, राज्य के बारे में जिस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रकट किए। उदारवादी राज्य को एक सामंजस्य की क्रिया मानते हैं जो विभिन्न विरोधी वर्गों के हितों का सामंजस्य करता है। इसके विपरीत जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो राज्य को एक शोषण का यंत्र मानता है, राज्य को एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य स्थापित करने के यंत्र के रूप में व्याख्या करते हैं। तो आज हम राज्य की उत्पत्ति का जो प्रथम सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत, यानी शुरुआत में जो काफी प्राचीन काल में काफी लोकप्रिय रहा था, जिसमें हमारे हिंदू धर्म में महाभारत, रामायण आदि में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो दैवीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो जेम्स प्रथम, फ्रांसिस बेकन और रॉबर्ट क्लेमेंट। जेम्स प्रथम ने अपनी बुक ट्रू लॉ ऑफ प्री मोनार्की में राज्य की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन किया है और रॉबर्ट क्लेमेंट ने 1680 में अपनी बुक पैट्रियार्का, जिसमें राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन किया है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का मतलब ये है कि राजा को या राज्य की जो शासक था उसको दैवीय गुणों से संपूर्ण मानते हुए उसकी आज्ञा का पालन किया जाता था। लोगों को किसी तरह का विद्रोह का अधिकार नहीं था और राजा था वो सर्वश्रेष्ठ था, उसके प्रति लोगों को विद्रोह का अधिकार नहीं था। राज्य को एक दैवीय संस्था के रूप में उसकी उपासना की जाती थी, जिसके चलते राज्य की आप आज्ञा का पालन करेंगे, ईश्वर का उपदेश है, इसके अवहेलना करना पाप के तुल्य है, ऐसी लोगों में भ्रांतियां थी। तो समय समय पर चलते विभिन्न विचारकों ने इसका मत का प्रतिपादन किया। तो दैवीय सिद्धांत के बाद राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत आता है, जिसमें जेम्स लिकोक और नीत्शे प्रमुख है, जिन्होंने विल टू पावर यानी शक्ति अभिष्ट है, शक्ति के बल पर राज्य का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा मानना विचार शक्ति का है, यानी शक्ति के बल पर राज्य की रक्षा होती है। उसके बाद में हम राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो सामाजिक समझौता सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत था उसका खंडन किया गया था। यानी राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसका उपयोग राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत था उसके विचारों का खंडन करने के लिए, जिसके प्रमुख प्रतिपादक की बात करें हम तो प्रथम विचारक थे सामाजिक समझौता विचार के टॉमस हॉब्स, जो मुख्य रूप से इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक है। टॉमस हॉब्स के बाद दूसरे विचार की बात आती है जॉन लॉक, ये भी इंग्लैंड के थे। ठीक है। और तीसरे विचारक है जीन जैक्स रूसो। ठीक है। इन तीनों विचारकों ने दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन करते हुए अपने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। सामाजिक समझौता सिद्धांत का मूल उद्देश्य है कि राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य का निर्माण हुआ है और निर्माण किसने किया है? व्यक्तियों ने किया है। किसने किया है? व्यक्तियों ने किया है।
अब हम इन तीनों विचारकों के राज्य के प्रति अपने जो दृष्टिकोण दिए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले विचारक है टॉमस हॉब्स। तो राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत में सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो प्रथम विचार करते हैं वो है टॉमस हॉब्स। ठीक है, जो इंग्लैंड के निवासी थे, उन्होंने जो अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था उसमें मानव की प्रकृति को एक निरंतर संघर्ष युद्ध की स्थिति के रूप में कल्पना की कि प्राकृतिक अवस्था में जो मानव था वो निरंतर किसकी स्थिति में रहता था, निरंतर संघर्ष में युद्ध की स्थिति में। इस युद्ध की स्थिति में उसका जीवन क्या था, अल्पायु था। अल्पायु कारण है कि कब कोई दूसरा समूह उस पर आक्रमण करके उसको जीवन को समाप्त कर दे। फिर समझौते का मुख्य कारण वो मानता है भय को, यानी लोग अपनी जीवन रक्षा के लिए समझौता करते हैं। और उसका अगर पूछे कि समझौता ऐतिहासिक नहीं मानता है, अपने समझौते को वो ऐतिहासिक नहीं मानता। कारण समझौता है वो शासक व जनता में नए अप्रसंग लोगों के मध्य होता है। पूरी जनता है वो एक स्थान पर एकत्रित होती है, खुद मिलकर एक शासक का निर्माण करते हैं जिसको वो नाम देता है लेवियथन। और लेवियथन के नाम से इसकी जो पुस्तक है वो 1651 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया हुआ। इस लेवियथन पुस्तक के संबंध में माइकल ऑक्सफोर्ड ने लिखा है कि अंग्रेजी भाषियों में जितनी भी पुस्तक लिखी गई है उनमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है कौन सी, लेवियथन। ठीक है, फिर राज्य और उसके तहत राज्य व्यक्ति की तृष्णा की पूर्ति का साधन है। एक व्यक्ति राज्य में सुव्यवस्थित ढंग से ही अपने जीवन यापन कर सकता है। समझौते का उद्देश्य क्या था, जो प्राकृतिक व्यवस्था लड़ाई झगड़े वाली थी उसमें एक व्यवस्था स्थापित करते हुए एक वैधानिक राज्य की स्थापना करना। वो कहता है अधिकार होते हैं वो कैसे है, वैधानिक, कानूनी अधिकारों पर बल देता है कौन, टॉमस हॉब्स। ठीक है, इस प्राकृतिक अवस्था से निजात पाने के लिए लोगों ने समझौता किया। समझौते शासक और जनता के मध्य न होकर संघीय जनता के मध्य होता है। हॉब्स कहता है कि मैं अपने शासन का अधिकार छोड़कर समस्त अधिकार इस व्यक्ति को संपन्न करता हूँ, आपका भी ये करते हुए कि अधिकार इस व्यक्ति को प्रदान करेंगे। इस तरह जो हॉब्स का समझौता होता है उसमें जो शासक है लेवियथन वो एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। कौन, टॉमस हॉब्स, निरंकुश राजतंत्र का। ठीक है, ये राजा के प्रति विद्रोह की भावना नहीं देता। आप राजा के प्रति विद्रोह नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर आप राजा के प्रति विद्रोह करते हो तो संभावित है कि आप वापस किस अवस्था में चले जाएंगे, जिस अवस्था से आपने राज्य का निर्माण किया प्राकृतिक अवस्था में आप चले जाएंगे। ठीक है, उसने व्यक्ति का एक प्रमुख अधिकार बताया, वो कौन सा, जीवन रक्षा का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। किसने, टॉमस हॉब्स ने, जीवन रक्षा का अधिकार। ठीक है, वो मनुष्य को एक निरंतर सक्रिय रहने वाला प्राणी मानता है। मनुष्य एक निरंतर मनुष्य को एक निरंतर सक्रिय रहने वाला प्राणी मानता है। हॉब्स वैज्ञानिक भौतिकवाद का प्रतिपादक है। वैज्ञानिक भौतिकवाद का प्रतिपादक है। उसने अपने राज्य की रचना यंत्र तुल्य की है।
टॉमस होब्स ने राज्य की रचना घड़ी तुल्य बताई है। जिस प्रकार घड़ी भिन्न भिन्न कलपुर्जों का योग है, उसी तरह राज्य व्यक्तियों को क्या है कि समुदाय या योग है। टॉमस होब्स जो अपने राज्य की अध्ययन पत्ति थी, उसको सेबाइन ने निगमनात्मक पत्ति कहा है। निगमनात्मक पत्ति, ठीक है। और उसकी प्राकृतिक अवस्था बात में तो झगड़ालू, अल्पायु, आयु, तृष्णा आदि, यानी व्यक्ति के एक पक्षीय उसका पूर्व व्यवहार का वर्णन किया गया टॉमस होब्स का, लेकिन सही पर ध्यान नहीं दिया। उसने प्राकृतिक अवस्था को नेत्र संघर्ष की अवस्था बताई है और उससे निजात पाने के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया है, जिसके चलते वो कहते हैं समझौता ऐतिहासिक नहीं है। समझौता है वो राजा और जनता के मध्य नहीं होकर सिर्फ संघ लोगों के मध्य होता है, जिससे वे राज्य शासक का निर्माण करते हैं, जिसको वो नाम देते हैं लेवियोथन। कौन सा? लेवियोथन, ठीक है। इसको एक तिमगिल भी नाम दिया गया है, तिमगिल या महामानव, जो पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में रखता है और लोगों को राज्य के प्रति विद्रोह का अधिकार नहीं देता है। सिर्फ व्यक्ति को एक अधिकार है और वो कौन से? जीवन रक्षक का अधिकार। अपने शासक को पूर्ण शक्ति देता है। तलवार के बिना, भय के बिना कोई व्यक्ति राजा के क्या का पालन नहीं करेगा। ये था हमारा टॉमस होब्स। अगर होब्स की कुछ रचनाओं की बात करें तो इसकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी अगर टॉमस होब्स की रचना की बात करें, समझौता विचारक है ये प्रथम। इनकी एक तो लेवियोथन जो 1651 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है? सामाजिक समझौता सिद्धांत, किसका? राज्य का। किसका? राज्य का। एक थी डी कॉर्पोरे आदि। अगर होब्स के अध्ययन की पत्ति की बात करें तो मुख्य रूप से इसकी अध्ययन पत्ति निगमनात्मक थी। ठीक है। और वैज्ञानिक भौतिकवाद का प्रतिपादक कौन है? टॉमस होब्स। आगे हम होब्स ने एक बात कही है कि तलवार के भय से अधिक विश्वसनीय व्यवहारिक मानता है। यानी इसका भाव अर्थ है कि शक्ति के बल पर ही आप राज्य की रक्षा कर सकते हैं। फिर कहते हैं अनुमत तो बिना तलवार के केवल शब्द मात्र है, यानी शक्ति के बिना अनुमत केवल शब्द है, जिनमें किसी व्यक्ति को सुरक्षित रखने की बिल्कुल ही शक्ति नहीं है। इसके चलते होब्स को सर्वाधिकारवादी सिद्धांतकार माना जाता है, जिसको वर्तमान में जोसेफ वायलेतो ने प्रथम सर्वाधिकारवादी सिद्धांतकार माना है। अब जो सामाजिक समझौता विचारक के रूप में जो टॉमस होब्स थे, उसके मुख्य विचारों पर एक पहली नजर डालते हैं। तो टॉमस होब्स तो मुख्य रूप से इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिनका जन्म 1588 में हुआ था और मृत्यु, अगर जन्म की बात करें तो 1588 में,
मृत्यु 1679 में टॉमस हॉब्स की। जिस समय हॉब्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, तो उस समय आर्मेडा का युद्ध चल रहा था जो 1642 से 1649 के मध्य हुआ था। तो हॉब्स ने एक बात कही थी कि मैं और मेरा भाई जुड़वा भाई हम पैदा हुए। हॉब्स ने यूक्लिड और गैलीलियो से ज्यामिति से प्रभावित होकर अपना जो सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें वो राज्य को दैवीय सिद्धांत का खंडन करता है और राज्य को एक सामाजिक या व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था के रूप में प्रस्तुत करता है कि राज्य का निर्माण है वो व्यक्तियों ने परस्पर मिलकर अपने सहयोग के लिए किया है। हॉब्स की जो मानव प्रकृति का जो चित्रण किया गया वो बिल्कुल उसका एक पक्षीय था। उसने मानव को झगड़ालू माना है, अलपायु माना है, शांति प्रिय नहीं था, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था को निरंतर वो संघर्ष वाली अवस्था मानता है, जिसके चलते व्यक्ति के एक भय की भावना पनपती है। उस भय से निजात पाने के लिए हॉब्स कहता है कि लोग समझौता करते हैं। समझौता है, वो कहता है कि मेरा समझौता ऐतिहासिक नहीं है, कारण कि समझौता जो राज्य और समझौता जनता और शासक के मध्य न होकर समय जनता के मध्य होता है। सब जनता मिलकर एक शासक को नियुक्त करती है, जिसका नाम वो लेवियोथन रखता है, तिमगिल भी कह सकते हैं या महामानव, जिसको वो सब व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार उस लेवियोथन को सौंप देते हैं और बदले में उसको रक्षा का वचन देता है। और बस ये भी बात कहता है कि व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, जो प्रमुख अधिकार है। अगर राज्य उसके जीवन को बचाने में निष्फल होता है तो विद्रोह कर सकता है। हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार का वर्णन किया, जिसमें वो प्राकृतिक शक्तियां कहता है, जो कुल मिलाकर उसने 19 बताई है। हॉब्स की जो रचना थी लेवियोथन, उसके बारे में एक अंग्रेज विचार माइकल ऑक्सफोर्ड, जिसने ये बात कही है कि अंग्रेजी भाषा भाषियों में जितनी भी पुस्तक लिखी गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हॉब्स की लेवियोथन पुस्तक है। सेबाइन ने कहा कि हॉब्स की जो अध्ययन करने की प्रणाली थी उसकी निम्नात्मक पद्धति थे, जिसके प्रतिपादक हम प्लेटो को मान सकते हैं, जिसके जो उसके आधार पर अपने राज्य का वर्णन करता है। तो हमारे टॉमस हॉब्स के बारे में विचार करने के बाद अगला विचारक है जॉन लॉक, जिसके बारे में हम अगली क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।